जब सुबह सुबह हरिशंकर जी सैर करके लौटे, जैसे ही वो घर के अंदर गए, उनकी बहू तरु गुस्से में बोली, पापा जी अभी अभी पोछा लगाया है और आपने फिर से फर्श पर चप्पलों के निशान बना दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। इतना कहकर तरु अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद हरिशंकर जी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाते हैं और उनको इंतजार करते करते काफ़ी देर हो जाती है कि बहू जल्दी से नाश्ता बना कर दे जाए, क्योंकि उनको हमेशा सुबह 7 बजे नाश्ता करने की आदत है। सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं। उठ करके 1 घंटे के लिए बाहर घूमने जाते हैं, वॉक करते हैं। उसके बाद नहा करके पूजा करके अपनी डाइनिंग टेबल पर आकर चाय और नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। सुमन, जरा जाकर देखना बहू अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लाई। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुमन जी रसोई में चली जाती हैं और हरिशंकर जी के लिए खुद नाश्ता बनाकर ले आती हैं। ऐसा अक्सर होता था, जब कभी तरु उनके लिए नाश्ता नहीं बनाती थी तो सुमन जी खुद नाश्ता बनाकर ले आती थी। हरिशंकर जी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हें बिजनेस की बहुत जानकारी है। जब छोटे थे तो उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए थे। उनकी छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे हरिशंकर जी ने मेहनत करके बिजनेस के गुणों को सीख करके अपना इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया और अपनी एक कंपनी भी डाल ली थी। उनको कंपनी से लाखों का मुनाफा हो रहा है और जिस घर में हरिशंकर जी और उनकी पत्नी बहू बेटे रहते हैं, वह घर भी हरिशंकर जी ने 15 साल पहले खरीदा था और आज तो उसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ होगी। उनका घर गुजरात में एक पॉश इलाके में बना हुआ है। आज हरिशंकर जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये सब हासिल किया था। सुमन जी अपनी बहू के साथ एक बेटी की तरह व्यवहार करती थी। तरु एक मॉडर्न लड़की है। तरु को जो अच्छा लगता था वह करती थी। जब जहाँ जाना होता था उसको पूरी आज़ादी थी। वह अपने मन से कहीं भी आ जा सकती थी, अपने पसंद का खा सकती थी। अगर सुमन जी अपने लिए एक साड़ी खरीद कर लाती थी तो अपनी बहू के लिए भी जरूर लेकर आती थी। लेकिन हरिशंकर जी थोड़े से पुराने ख्यालात के थे, पर उन्होंने बहू पर कभी भी कोई रोक टोक नहीं की थी। हरिशंकर जी अपनी कंपनी में पूरे दिन कुर्सी पर बैठे बैठे काम करते थे, जिसकी वजह से हरिशंकर जी की पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। डॉक्टर ने उनको ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठने से मना किया था, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी में जाकर बैठना बंद कर दिया था। बुढ़ापे का शरीर हो चुका था। हरिशंकर जी घर पर ही रहकर अपने बेटे आर्यन को सलाह देते रहते थे कि किस तरह से कंपनी को चलाना है, कैसे लोगों को डील करना है। बेटा भी उनकी पूरी पूरी बात मानता था और अपने पिता की बहुत इज्जत भी करता था। हरिशंकर जी अखबार पढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी बहू वहाँ से गुजरती है तो हरिशंकर जी अपनी बहू से बोलते हैं, बेटा जरा 1 कप चाय बना दो। अपने ससुर की बात सुनकर तरु चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है। तरु अपने ससुर जी से मन ही मन बहुत चिढ़ती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो ससुर जी काम पर भी नहीं जाते हैं। पूरा बिजनेस, पूरी कंपनी तो मेरे पति संभाल रहे हैं। फिर मैं अपने ससुर जी को इस तरह से डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों खिलाऊं, उनकी फरमाइश क्यों सुनूं। घर में बैठे बैठे बस ऑर्डर जमाते रहते हैं। कभी कभार बहू किचन में खड़ी होकर बड़बड़ाती रहती है। उसकी बड़बड़ाने की बातों को सुमन जी सुन लेती हैं और वह अच्छी तरह से जानती हैं
कि बहू अपने ससुर से चिढ़ती है, लेकिन अपने पति से अपनी बहू की कोई भी बात नहीं कहती हैं, बल्कि सोचती हैं कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया है जो बहू उनसे इतना चिढ़ती है। इतने अच्छे तो हैं वह, ना कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं, ना ही अपनी बहू से कभी कुछ कहते हैं। बस थोड़ा खाने पीने के लिए समय के पाबंद हैं, उसमें भी मैं अपनी बहू की सहायता करा देती हूँ, तब भी बहू को इतनी तकलीफ होती है। सुमन जी अपनी बहू की एक भी बात अपने पति तक नहीं पहुँचने देती हैं, सोचती हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, क्यों बहू की बातों को पति को बता करके उनका मन खराब करना। एक दिन सुमन जी छत पर टहल रही थी, सीढ़ियों से उतरते वक्त उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनके सर से काफी खून बहने लगा। हरिशंकर जी और आर्यन फटाफट से बड़े से अस्पताल में उनको भर्ती करवाते हैं, लेकिन फिर भी वह बच नहीं पाती हैं। अपने पति और बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चली जाती हैं। हरिशंकर जी के लिए उनकी पत्नी का जाना किसी झटके से कम नहीं था। वह तो अपनी पत्नी के जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमेशा कड़क दिखने वाले हरिशंकर जी की आंखों में आज आंसू थे। वह अपनी पत्नी के लिए बराबर रोए जा रहे थे। सुमन, तुम तो मुझे अचानक से छोड़कर चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। सब कुछ होने के बाद हरिशंकर जी गुमसुम से रहने लगे और महीने भर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उनका बेटा उनके कमरे में ही खाने को पहुंचा देता है, उधर ही खाने को खा लेते, ना ही तो वह अपनी वॉक पर जाते और ना ही किसी से मिलते जुलते। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, हमेशा से ही उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया था। जब उनके पास पैसा, कंपनी, बंगला नहीं था, तब भी उनकी पत्नी उनके साथ थी। और आज जब बुढ़ापे पर उनके पास सब कुछ है, अपनी पत्नी को हर तरह से सुखी रख सकते थे, तो मुझे छोड़कर चली गई। जब संघर्ष के दिन थे तब तुम हमारे साथ थी, और आज जब सुख भोगने के दिन आए तो तुम छोड़कर चली गई। ऐसा कौन करता है। और बराबर अपनी पत्नी की फोटो देख करके आंसू बहाए जा रहे हैं। एक दिन हरिशंकर जी के घनिष्ठ मित्र रमन लाल जी उनसे मिलने आते हैं। हरिशंकर जी की ऐसी हालत देखकर उनको बहुत दुख होता है। रमन लाल जी अपने मित्र को समझाते हैं, मित्र, अपने कमरे में घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। एक कमरे में बैठकर कुछ भूला नहीं जा सकता है, बल्कि बार बार सारा कुछ याद आता रहेगा। घर से बाहर निकलो, कुछ काम धाम देखो तो तुम्हारा मन बटेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो जो अपना काम छोड़कर एक कमरे में कैद हो जाओ। मित्र की बातें हरिशंकर जी पर दवा का काम करती हैं। उसी वक्त दोनों दोस्त घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। पूरे 1 महीने बाद हरिशंकर जी अपने घर से निकले थे। बाहर के लोगों को देखा था, आज उन्हें अच्छा लग रहा था और अपने मित्र से अपने मन की बातें करके खुश थे। घर में बहू बेटे को सुमन जी के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ा। बेटा अपनी कंपनी संभालने में बिजी था और बहू भी अपनी पार्टियों में और अपने बहुत से छोटे मोटे कामों में बिजी हो गई। दिन यूं ही बीतने लगे। तरु ने अपने ससुर के काम करने कम कर दिए थे। सोनू, जो कि मेरे घर में नौकर है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह मेरे कमरे में ही खाना पहुंचा दे। बाकी मेरे गम या आंसुओं से मेरे बहू बेटों को कुछ भी लेना देना नहीं था। मित्र के समझाने पर हरिशंकर जी धीरे धीरे अपने पुराने रूटीन में आ रहे थे।
दूसरे दिन सुबह उठकर अपना न्यूज़पेपर उठाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बहू से कहते हैं कि बेटा भूख लग रही है, नाश्ता बनाकर दे दो। ससुर जी की बात सुनते ही बहू गुस्से से रसोई में बर्तन पटकने लगती है और चिड़चिड़ाने लगती है। सुबह से बैठ जाते हैं भूख भूख करने के लिए। अरे इतनी सुबह सुबह किसको भूख लगती है। गुस्से में लाकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते को पटक देती है। वापस से रसोई में चली जाती है। हरिशंकर जी अपनी बहू के इस व्यवहार को देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहू के इस रूप को पहली बार देखा था। उनकी पत्नी सुमन तो अपनी बहू के इस रूप को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने पति से कहा नहीं था। अब तो हरिशंकर जी को रोज रोज अपनी बहू का वही गुस्सा देखने को मिल रहा था। अब तो रोज ही नाश्ते के साथ हरिशंकर जी को बहू की 4 बातें सुनने को मिलती थी। अगर हरिशंकर जी अपनी बहू से कुछ भी काम करने के लिए कहते थे तो वह चिड़चिड़ा पड़ती थी और काम करने से साफ मना कर देती थी। जब तक नाती पोते स्कूल जाते थे तब तक तो हरिशंकर जी को समय से नाश्ता मिल जाता था, लेकिन बच्चों के स्कूल की छुट्टियां लगते ही बहू आराम से 9 बजे तक अपने कमरे में सोती थी और हरिशंकर जी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे नाश्ते का इंतजार करते रहते थे। एक दिन हरिशंकर जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे सुबह सुबह बहुत भूख लगती है। हमेशा से ही 8 बजे तक नाश्ता करने की आदत है। तुम बहू से कह दो कि मुझे सुबह नाश्ता बना दिया करे। एक बात और बेटा, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो पैसे निकाल कर दे देना। मेरा एटीएम तो तुम्हारे पास ही है। अब तो मैं बार बार बैंक जाता नहीं, तुम ही मेरे एटीएम से पैसे निकाल लाना। हरिशंकर जी की बातें सुनकर बेटा अपने पिता पर उल्टा चिल्ला पड़ता है। सुबह सुबह से भूख भूख करने लगते हो। अरे अपने कमरे में बैठा करो, जब खाने को बन जाएगा तब खा लिया करो। तुम्हारे हिसाब से यह घर नहीं चलेगा, अब हमारे हिसाब से चलेगा। और अब तुम करते ही क्या हो, पूरे घर में इधर से उधर घूमते रहते हो। और 10,000 का तुम्हें क्या करना है? पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें 2,000 दिए थे, उनका तुमने क्या किया? अरे कोई खर्च तो तुम्हारा होता नहीं है, ऊपर से 10,000 मांग रहे हो। घर पर पूरा खर्च मुझे ही करना पड़ता है, आप तो बस हाथ हिलाते हुए पैसे मांग लेते हो। कान खोलकर सुन लो, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। हरिशंकर जी अपने बहू बेटे के बदले हुए व्यवहार को देख करके दुखी हो रहे थे। आखिरकार यह सब कुछ किया हुआ तो मेरा ही है, यह कंपनी भी मैंने खड़ी की है, ये घर भी मैंने खरीदा है। अपने ही एटीएम से अपने ही खाते से पैसे लेने के लिए बोल रहा हूँ, तब बेटा इतना चिल्ला रहा है। अगर मैं इसके पैसे मांगता तब क्या होता? हरिशंकर जी अपने बेटे की बात सुनकर दुखी मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और सोचते हैं, पूरी जिंदगी हम जिन बच्चों के लिए कमाते हैं, बुढ़ापे में वही बच्चे हमारी रत्ती भर इज्जत नहीं करते हैं। वो अपने कमरे से बाहर जाते हैं, तभी उनके कानों में अपनी बहू की आवाज़ सुनाई आती है, अरे आर्यन, माँ जी हमको अचानक छोड़कर चली गई। वो थी तो घर के कितने काम कराती रहती थी और पापा जी तो बस हुक्म चलाते रहते हैं और सुबह शाम खाने को मांगते रहते हैं। इससे अच्छा तो पापा जी ही चले जाते तो अच्छा होता। अपनी बहू की बातें सुनकर हरिशंकर जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगते हैं कि बहू उनके बारे में कितना बुरा सोचती है। आज उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बेटा बहू का व्यवहार और खराब होता जा रहा था। एक दिन वह देखते हैं कि उनके बेटे ने उनका सामान गैरेज में
उठाकर रख दिया है। हरिशंकर जी अपने कमरे में जाते हैं और अपना सामान चारों तरफ देखते हैं। जब सामान नहीं दिखता है तो वह बाहर आकर अपने बहू बेटे से कहते हैं कि मेरा सामान कहाँ गया है, कौन से कमरे में रख दिया है। तभी बेटा कहता है तुम्हारा सामान निकाल करके मैंने गैरेज में रख दिया है, वही तुम्हारे लिए सही जगह है। तुम्हारे घर के अंदर रहने से तरु को बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम पूरे घर में इधर से उधर घूमते फिरते हो, तुम्हारी वजह से उसको काम करने में दिक्कत होती है, सर पर पल्ला लेना पड़ता है और सर पर पल्ला लेने से उसको काम धाम करने में समस्या होती है। और 2 दिन बाद तरु का भाई इसी शहर में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, तो यह वाला कमरा मैंने उसके लिए खाली कर दिया है। और वैसे भी गैरेज में 2 कार रखने की जगह है, हमारे पास तो एक ही कार है, एक कार की जगह खाली रहती है, तो उस जगह में तुम बने रहना, इसलिए मैंने तुम्हारा सारा सामान निकाल करके गैरेज में रख दिया है। अब तुम उधर ही रहो, तुम्हें जो भी खाना पीना हुआ करे उसमें मैंने 1 घंटी भी बांधी है, उस घंटी को बजा दिया करो, तुम्हें खाने के लिए पहुंच जाएगा। बार बार अंदर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हरिशंकर जी अपने बेटे की बातों को सुन करके दंग रह जाते हैं कि मेरे बेटे को जरा सी भी शर्म नहीं आई मुझे गैरेज में रखते हुए। गैरेज है ही कितना, एक तरफ उसमें गाड़ी खड़ी होती है और एक तरफ उसने मेरा पलंग डाल दिया है, 2 खूंटी पर कपड़े डाल दिए हैं। मैंने इतना कुछ किया, इतना बड़ा घर खरीदा और अब रहूँगा तो गैरेज में। उस समय हरिशंकर जी कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप से उस गैरेज में आ करके बैठ जाते हैं। बहुत सोच विचारने के बाद निर्णय लेते हैं। दूसरे दिन सुबह अपने बेटे बहू से कहते हैं, बेटा मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हो, जब से तुम्हारी माँ गई है तब से बस काम काम ही कर रहे हो, जाओ कुछ दिन आराम से घूम फिर कर आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं। अपने पिता की बात बेहू बेटे के मन को भी भा जाती है। वह जल्दी से ही गोवा की टिकट कराते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। 10 दिन बाद बेटे बहू बच्चों के साथ घूम कर आते हैं तो देखते हैं जिस घर में रहते थे उसका तो नक्शा ही बदल गया है। गैरेज में तो कोई दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है और उनके पिताजी भी नहीं दिख रहे हैं। सिक्योरिटी वाला भी बदल गया है। घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी वाला उधर ही रोक देता है और कहता है कि इस घर के मालिक आप नहीं हैं, यह घर किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया है, यह घर उसी का ही है। बेटे बहू को लगता है कि सिक्योरिटी वाला झूठ बोल रहा है। अपने पिताजी को फ़ोन मिलाता है और कहता है, पिताजी आप घर के अंदर हैं तो बाहर निकल कर आइए, हम लोग आ गए हैं और यह नया सिक्योरिटी वाला तो हमें जानता भी नहीं है, इसीलिए अंदर आने से मना कर रहा है। एक बार आकर बता दीजिए कि हम आपके बेटे हैं और यह घर हमारा ही है। तभी घर के बाहर ही एक गाड़ी रुकती है। बेटा बहू देखते हैं कि उस गाड़ी में से तो पिताजी निकल रहे हैं। गाड़ी से उतरकर हरिशंकर जी अपने बेटे के हाथ में एक चाबी पकड़ाते हुए कहते हैं, बेटा सिक्योरिटी वाला सही कह रहा है, यह घर अब हमारा नहीं है, इस घर को मैंने बेच दिया है और इसके बदले में मैंने 2 फ्लैट खरीद लिए हैं। एक फ्लैट अपने लिए खरीदा है और एक फ्लैट तुम्हारे लिए खरीदा है। 2-2 कमरों के फ्लैट है। मेरा वाला फ्लैट पहली मंजिल पर है और तुम्हारा फ्लैट दूसरी मंजिल पर है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो पिताजी, अपना घर बेच करके कोई फ्लैट में रहने जाता है क्या? हमारा इतना बड़ा घर था फिर भी आपने बेच दिया, इस घर में क्या बुराई थी और मुझे बताया तक नहीं। बेटा बहू दोनों ही बुरी तरह से हरिशंकर जी पर चिल्ला पड़ते हैं। लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हो, इतनी बड़ी कोठी बेच दी है और मुझसे पूछा भी नहीं। क्यों बेटा,
तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? यह कोठी तुमने थोड़ी ना खरीदी थी, यह मैंने खरीदी थी, मेरे नाम थी। कोठी का मालिक मैं था, मैंने बेच दी। इसमें क्या गलत किया? पिताजी, मैं इतने सालों से इस कोठी में रह रहा हूँ, इससे मुझे इतना लगाव है और आपने इसको बेच दिया। हरिशंकर जी नाराज होते हुए कहते हैं, और बेटा तुमने क्या किया? तुमने जो किया क्या सही किया? तुम तो इस कोठी में सिर्फ रह रहे हो, मैंने तो इस कोठी को बनवाया है। इसके हर एक कमरे से मुझे इतना प्रेम था, फिर भी तुमने मुझे मेरे ही कमरे से निकाल करके गैरेज में रख दिया। इतना बड़ा घर होते हुए भी तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई अपने पिताजी को गैरेज में रखते हुए कि उस गैरेज में वह किस तरह से रहेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? एक तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, एक तरफ मेरी चारपाई डाल दी। इतनी गर्मी होती है, उधर तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में सोचो ना सोचो, पर तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें इस तरह सड़क पर परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने इस घर को बेच करके 2 फ्लैट खरीदे हैं। एक फ्लैट अपने लिए खरीदा है और एक तुम्हारे लिए खरीदा है। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, वरना तुम मना कर सकते हो। जहाँ तुम्हें सही लगे वहाँ जाकर रह सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और उसी फ्लैट में चाहो तो एक कमरे में अपनी बीवी के भाई को भी रख लेना। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ रहने से तुम्हारी पत्नी को समस्या होती है, इसलिए मैंने अलग फ्लैट लिया है। हरिशंकर जी के इतना कहते ही बेटे बहू के आसमान में चढ़े हुए दिमाग भी जमीन में उतर आते हैं। अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए पिताजी के खरीदे हुए उसी दूसरे फ्लैट में आकर रहने लगते हैं। दूसरे दिन जब बेटा अपनी कंपनी जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है उससे पहले उसके पिताजी तैयार होकर नीचे खड़े हैं। आर्यन अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? हरिशंकर जी कहते हैं, जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया था उसी कंपनी में मैं फिर से जा रहा हूँ। अब तक मैंने तुम पर छोड़ दिया था, लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं कंपनी में आता जाता रहूँगा। भले ही मैं पूरे दिन ना रहूँ, 2 दिन में एक बार आऊँ, लेकिन आऊँगा ज़रूर। और हाँ, मैं जब वापस जाऊँ तो मेरा एटीएम कार्ड भी निकाल कर रखना, उसको मैं अब खुद चलाऊँगा। तुम्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैसे बैंक से निकाल सकता हूँ। अपने पिता की बातें सुन करके आर्यन हक्का बक्का रह जाता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। वह अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं यह भूल ही गया था कि यह सब कुछ तो आपने ही किया है, फिर भी मैं इस सब पर कब्जा जमा करके आपको आपके ही कमरे से निकालकर गैरेज में रख दिया था। यह तो आपका बड़ा दिल है कि आपने हमारे लिए भी एक फ्लैट खरीद लिया। बेटे की बात सुनकर हरिशंकर जी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठ करके कंपनी की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, जो माता पिता अपनी पूरी कमाई घर बनाने में लगा देते हैं, बुढ़ापे में उसी घर पर बच्चे अपना अधिकार क्यों जमाने लगते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या हरिशंकर जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।